नमस्कार मित्रों। तो आज हम गणित शिक्षकों के लिए वृत्तिक विकास कार्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। जहाँ तक गणित शिक्षकों के लिए वृत्तिक विकास कार्यक्रम की चर्चा की बात है, तो जो आज हमारे सीखने के बिंदु हैं जिन पर हम बात करेंगे, वो हमारे जो प्राप्त उद्देश्य हैं उसमें आज हम सीखेंगे कि वृत्तिक विकास का अर्थ क्या है, वृत्तिक विकास के उद्देश्य क्या हैं, वृत्तिक विकास कार्यक्रमों के लाभ क्या हैं और वृत्तिक विकास के उपादान क्या हैं या कार्यक्रम क्या हैं जिनसे हम वृत्तिक विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्तिक विकास का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ तक वृत्तिक विकास का मतलब है, तो एक चीज़ हमको जानने के लिए ज़रूरी है कि जो वृत्तिक विकास है, वृत्ति मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो, वृत्ति का मतलब है जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका एरिया है, जो भी है, जिस चीज़ में भी आप काम कर रहे हैं वो आपकी वृत्ति है। तो हमारे लिए जब हम यहाँ वृत्तिक विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए मतलब है शिक्षक का कार्य और शिक्षक का वृत्तिक विकास। और जब शिक्षक के वृत्तिक विकास की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि शिक्षक जो भी काम करता है उसमें परिमार्जन अभिवृद्धि। अब इसका मतलब क्या हुआ कि समय के सापेक्ष शिक्षण कार्य में और शिक्षण से संबंधित अन्य कौशलों में जो परिमार्जन का काम हम करते हैं, जो उसमें अभिवृद्धि का काम करते हैं, जो उसको हम बढ़ाने का काम करते हैं, जो उसका उपागम है, वो जो है वृत्तिक विकास है। माने कि जब हम शिक्षक को ये सिखाते हैं कि वो समय के साथ किन किन चीज़ों में सुधार कर ले, जिसके सुधार करने से उसका शिक्षण सुधर सकता है, जिससे उसके बच्चों को अधिक फायदा हो सकता है, ये आपका वृत्तिक विकास है। अब ये जो वृत्तिक विकास है ये मूलतः बहुत ही अनिवार्य है, ये बहुत ही इसे कह सकते हैं अपरिहार्य है। अनिवार्य अपरिहार्य कैसे है ये मैं अभी आगे बात करूंगा, पर इसमें एक दो चीज़ें और जान लीजिए। ये बड़ा व्यापक शब्द है। वृत्तिक विकास जो है, ऐसा नहीं कि आपने टीचिंग के मेथड्स सीख लिए तो आपका वृत्तिक विकास हो गया, आपने टीचिंग के मेथड्स कुछ नए जोड़ लिए अपने बारूद खाने में तो आपका जो है वृत्तिक विकास हो गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत व्यापक शब्द है। आपके व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन, आपके व्यक्तित्व को पूरा चारों तरफ से परिमार्जन, वो इसका हिस्सा होता है वृत्तिक विकास का। और इसी के साथ एक और चीज़ हमको जानने की जरूरत है कि वृत्तिक विकास जो है वो एक दिन या एक मिनट या एक घंटा या एक हफ्ता या एक महीना की चीज़ नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर शिक्षक को निरंतर अपना वृत्तिक विकास करते रहना होता है, तभी वो एक सफल शिक्षक हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण अंग इसका ये है कि ये कार्यक्रम जो होता है वृत्तिक विकास का, ये बहुत गहन होता है। गहन से मतलब आप समझिए कि ये एक तरीके से बहुत गंभीर और बहुत जिसे कहना चाहिए कि चारों तरफ से आच्छादित करने वाला, जो व्यापकता की बात है उसी से जोड़ करके आप समझ सकते हैं गहनता को, कि ये बहुत ही चारों तरफ से आदमी को, चारों तरफ से व्यक्ति को आच्छादित करके चारों तरफ से उसको प्रभावित करने का काम करता है। इसलिए बहुत ही गहनता से होने वाला, बहुत गंभीरता से होने वाला काम होता है वृत्तिक विकास का काम। एक और चीज़ जो हमारे जानने की जरूरत है, ये जो होता है वृत्तिक विकास, ये हम लोग जब बात करते हैं तो टीचर में प्री सर्विस ट्रेनिंग, प्री सर्विस प्रशिक्षण और इन सर्विस में, मतलब नौकरी करने से पहले जो हम डिग्री लेते हैं प्री सर्विस में उसकी बात करते हैं और नौकरी के बाद जो हम करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, जो हम वृत्तिक विकास की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये प्री सर्विस से मतलब नहीं है इसका, ये मूलतः इन सर्विस होता है। जब आप जॉब में रहते हुए जब अपने कौशलों को मांझते हैं, अपने कौशलों को बढ़ाते हैं, उनको मजबूत करते हैं, तो ये आपका वृत्तिक विकास का काम होता है। अब मैं आपसे कह रहा था कि अनिवार्य है, तो जो अनिवार्य है तो अनिवार्यता के दो आधार हैं। इसके अनिवार्यता के दो जो आधार हैं उनकी जहाँ तक बात है, तो आप हम इनमें अनिवार्यता के दो आधार कह लीजिए या अनिवार्यता के दो आयाम कह लीजिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला जो आधार या आयाम है वो हमको जानने की है कि देखिए, जैसे हम गणित के अध्यापक हैं तो गणित विषय ऐसा तो है नहीं कि जो 20 साल पहले जैसा बन गया विषय वैसा ही बना रहेगा।
हर दिन विषय में नई नई खोजें होती हैं, नई नई चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें घटती भी हैं। जैसे कोई सिद्धांत है, कोई चीज़ जो है पता लगा आज समय के सापेक्ष हमें ये पता लगा कि ये गलत है, तो हमको उसको हटाना भी पड़ता है। ऐसे ही पता लगता है कि कोई नई चीज़ हमको पता लग गई कि ये भाई ये चीज़ सही है, इसको होना चाहिए, तो वो हम जोड़ते भी हैं। तो विषय में अभिवृद्धि होती है, विषय में वृद्धि होती है, विषय में परिमार्जन होता है। तो उस नज़रिए से हमारे लिए अपने आप को मांझते रहना, अपने आप को विकसित करते रहना, अपने आप को उससे संबंधित रखना, अपने आप को उससे मतलब हमें ज्ञात रहे कि क्या चीज़ें घट बढ़ रही हैं, ये इसके लिए वृत्तिक विकास जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और चीज़ है, विषय में परिवर्तन हो ना हो, लेकिन शिक्षण जो है, शिक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल है, ये हम जानते हैं। और शिक्षण जो है हम ये भी जानते हैं कि शिक्षण में सिद्धांत भी है और साथ में उसका जो है कौशल वाला हिस्सा भी है। तो ये चाहे सैद्धांतिक बात करें चाहे कौशल वाली बात करें, शिक्षण से संबंधित भी लगातार नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो शिक्षण कौशलों में और शिक्षण सिद्धांतों में भी लगातार अभिवृद्धि और परिमार्जन हो रहा है। तो इससे कीप अप करने के लिए, इसके साथ चलने के लिए, इसके लिए भी हमको वृत्तिक विकास बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि वृत्तिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो आप देखिए, मूलतः जो बात आपसे कह रहा था, एक तो सब्जेक्ट में यानी विषय में जो वृद्धियां हो रही हैं, जो उसमें नए बदलाव आ रहे हैं, उनके सापेक्ष अपने आप को तैयार रखने का काम। इसके अलावा आपके जो शिक्षण कौशलों से संबंधित चीज़ें बदल रही हैं, उनसे अपने आप को साथ साथ बनाए रखने का काम, अपने आप को उनसे परिचित रखने का काम, उनके साथ साथ अपने आप को तैयार रखने का काम वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक देखिए, शिक्षक की सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य है वो विद्यार्थियों की उपलब्धि है। हम कितना ही पढ़ाएं, अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा तो हमारा पढ़ाना बेकार है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब विद्यार्थी की उपलब्धि में अगर हम परिमार्जन नहीं कर पा रहे, और ये हमें मालूम है कि हर दिन के साथ विद्यार्थियों की सीखने की भूख बढ़ती है, उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती है, तो उनकी सीखने की भूख और सीखने की क्षमता के साथ साथ हमें भी अपनी क्षमता को निखारने की, विकसित करने की उतनी ही आवश्यकता है और कहीं उससे ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे कई हैं, शिक्षक एक है। तो बच्चों की हर एक की अपनी अपनी सीमाएं हैं, कोई अपनी सीमा कहीं तक बढ़ा रहा, कोई कहीं तक बढ़ा रहा, पर टीचर तो एक ही है, तो उसको हर एक की सीमा तक अपने आप को जोड़ के रखना है। तो शिक्षक की चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसके लिए अपने आप को विकसित करना, उस अपने आप का वृत्तिक विकास करना, अपने आप को अद्यतन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो वृत्तिक विकास कार्यक्रम है, इनके लाभ क्या होते हैं। थोड़ा सा जानना जरूरी है कि इनके लाभ क्या होते हैं। अब एक तो बात वही आ गई जो मैं आपसे बता रहा था कि जो अद्यतन विकास होता है, जो अद्यतन परिमार्जन होता है, उससे सानिध्यता के लिए, उसके संज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। माने विषय में कोई परिवर्तन हुआ, फिर दोहरा रहा हूँ उसी बात को, विषय में कोई परिवर्तन हुआ, विषय में कुछ घटा बढ़ा, आपके शिक्षण कौशल में कुछ घटा बढ़ा, शिक्षण के सिद्धांतों में कुछ घटा बढ़ा, कुछ शिक्षण विषयों में कुछ बढ़ा, तो उन सब चीज़ों से अपने आप को आप अद्यतन रखें, उनके साथ अपने आप को अप टू डेट रखें, उसके लिए उसका संज्ञान आपको रहे, इसके लिए वृत्तिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम। इसके अलावा विद्यार्थियों के या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता बनी रहे और बढ़ती रहे। ये आपसे मतलब है कि शिक्षक, हर शिक्षक की विद्यार्थियों के लिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए जो प्रतिबद्धता है वो बनी रहे, मौजूद रहे, उनका क्षरण ना हो, उनका मनोबल न गिरे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो वृत्तिक विकास कार्यक्रमों का हिस्सा रहे, वृत्तिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेता रहे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है इसका कि जो व्यावसायिक अनुभव हैं उनकी साझेदारी के लिए भी वृत्तिक विकास कार्यक्रम ही इकलौता तरीका है। इकलौता तरीका मतलब आप देखिए कि भाई एक शिक्षक अपने एक विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो उसके अपने कुछ अनुभव हैं, कि कुछ निश्चित समस्याओं से वो जूझता है, कुछ निश्चित प्रकार के अनुभवों से गुजरता है, तो उसकी अपनी एक क्षमता की एक, या जिसे मैं कहता हूं कि उसका अपना एक तोपखाना, या आप कहिए उसका एक शस्त्रागार विकसित होता है, जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को अपने बच्चों से डील करता है। पर उसका शस्त्रागार उसी के 10 किलोमीटर दूर पर एक दूसरा विद्यालय है जहां पर एक दूसरा गणित का शिक्षक है, उसका शस्त्रागार जो होगा वो निश्चित रूप से इस शिक्षक के शस्त्रागार से कुछ न कुछ भिन्न जरूर होगा।
तो जो ये भिन्नता है, ये भिन्नता आपस में कैसे साझा होगी, इस भिन्नता की, इसी को व्यावसायिक अनुभव कहेंगे। ये जो हम शस्त्रागार की बात करें बेसिकली व्यावसायिक अनुभव हैं शिक्षक के। तो ये जो व्यावसायिक अनुभव हैं इन शिक्षकों के, उनकी साझेदारी कैसे होगी, इस साझेदारी के लिए बहुत जरूरी है कि वो कहीं मिल बैठे। और ये जो मिल बैठना है ये मूलतः वृत्तिक विकास का कार्यक्रम है। तो ये वृत्तिक विकास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक जो हैं वो अपने व्यावसायिक अनुभवों की साझेदारी करके अपने व्यावसायिक अनुभवों को उसी सीमा में और बढ़ा सके, माने जो अपना उनका शस्त्रागार है उसको और मजबूत और सबल बना सकें। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इससे जुड़ी हुई, शिक्षण कौशलों में, मैं आपसे पहले भी अभी बात कर रहा था कि शिक्षण कौशलों में सतत परिमार्जन होता है, सतत अभिवृद्धि होती है। शिक्षण कौशल ऐसी चीज है, और आजकल तो वैसे ही तकनीक का जमाना है, तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में कितनी तेजी से चीजें बदली हैं। हम में से कितने लोगों को इससे पहले, ये जो कोविड पीरियड गुजरा उससे पहले हम में से कितने लोग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग से परिचित थे, कितने लोग उसकी प्रैक्टिस करते थे, पर समय ने हमको सिखा दिया। आजकल लगभग हमारा हर साथी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में मुब्तला है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने सीखा है। तो ये जो शिक्षण कौशलों में सतत परिमार्जन होता है, नई नई चुनौतियां जो शिक्षण कौशलों में आ रही, नई नई वृद्धियां हो रही हैं, उनके लिए भी ये हमारे वृत्तिक विकास के कार्यक्रम बहुत जरूरी है। एक और चीज है, जो शिक्षण की विषय वस्तु है, कंटेंट है, उस शिक्षण की विषय वस्तु की जो सुसंगतता है, रिलीवेंस है, उसमें भी लगातार परिवर्तन होते हैं, परिमार्जन होते हैं, अभिवृद्धि होती है। तो इसके लिए भी वृत्तिक विकास कार्यक्रम बहुत लाभकारी हैं। उनका लाभ मिलता है कि आप शिक्षण वस्तु जो भी हमारी होती है, शिक्षण की विषय वस्तु जो भी हमारा टीचिंग कंटेंट होता है, उसको हम कैसे और रिलीवेंट बनाते चलें, कैसे उसको और बेहतर करते चलें, इसके लिए भी हमें वृत्तिक विकास कार्यक्रमों के अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत जरूरी चीज है कि तकनीकी कौशल, मैंने हम लोग सब जानते हैं ये समय तकनीक का समय है। तो आज के समय में जो तकनीक का समय है, तो नई नई जो तकनीकी आ रही हैं, उन तकनीकी कौशलों को शिक्षण मूलतः कम्युनिकेशन का काम है। टीचिंग में हम मूलतः कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम संपर्क करते हैं, हम अपना जो भी हमारे पास कुछ मैटर है, जो भी हमारे पास कुछ विषय वस्तु है, उसको हम शिक्षार्थी तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, तो ये जो पहुंचाने की प्रक्रिया है, इसमें तकनीक कई बार बड़ी मदद करने वाली होती। तो ये जो नई तकनीकें आ रही हैं जिनकी मदद से हम ये काम बेहतर कर सकते हैं, उन पर नज़र रखना और उससे संबंधित कौशलों की खोज करना और उन कौशलों का इस्तेमाल करना और उनकी रिलीवेंस में बढ़ावा करना। तो जब ये तकनीकी कौशलों की खोज, उनका उपयोग कौशल और उनकी सुसंगतता में वृद्धि और परिमार्जन, ये केवल और केवल वृत्तिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा हो सकता है। अब वृत्तिक विकास कार्यक्रमों के अन्य कुछ लाभों की बात करें तो इसमें और ध्यान रखिए कि जो अधिगम संबंधी चुनौतियां शिक्षक के सामने आती हैं, तो इन अधिगम संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण या तैयारी जो है वो भी आपके वृत्तिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा ही होती है। वृत्तिक विकास कार्यक्रमों के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप अधिगम चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित हो सकें, तैयारी कर सकें। और एक बात ध्यान रखिए, जो नवीनतम और उपयोगी शिक्षण उपागम आ रहे हैं, उनका पहचानना और उनके उपयोग संबंधी कौशल विकसित करना, यह भी केवल और केवल वृत्तिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा ही संभव है कि जो इस तरीके के उपागम जो आ रहे हैं उनको पहचान पाएं हम कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं, और फिर उनको न केवल पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, उनका उपयोग करना भी सीखना होता है। और नई चीज़ होती है तो जाहिर सी बात है, शुरू में कोई भी काम नया आप करते हैं तो शुरू में थोड़ा आपको विघ्न बाधाएं लगती हैं, तो वो आपको उसको सीखना ही पड़ता है। और हम शिक्षक को, हमारे शिक्षकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग सब जानते हैं और मानते भी हैं कि एक शिक्षक पहले हर सूरत में शिक्षार्थी होता है, उसको सदैव शिक्षार्थी होना पड़ता है, विद्यार्थी होना पड़ता है। जब तक आप अच्छे विद्यार्थी, अच्छे शिक्षार्थी नहीं हैं, तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए उसको लगातार अपने आप को अप टू डेट, अद्यतन रखना पड़ता है, और उसके लिए वो सुसंगत कौशल जो है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमको पता है कि जो विषय वस्तु है या शिक्षण कौशल है, इनमें जो परिवर्तन होते हैं ये शोध के माध्यम से होते हैं। तो जो नवीनतम शोध हो रहा है, चाहे हमारे विषय के क्षेत्र में, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में, तो नवीनतम शोधों की हमें जानकारी रहनी चाहिए। नवीनतम शोध की जानकारी होगी तो हम ये पहचान सके इसमें से उपयोगिता किसकी क्या है, इसमें से सुसंगतता किसकी क्या है, रिलीवेंस किसकी क्या है। तो नवीनतम शोध की जानकारी होना, उसकी उपादेयता यानी उसकी उपयोगिता की पहचान करना और उसकी सुसंगतता की पहचान करना, ये जो है, और फिर उसका उपयोग करना शोध का, और उस शोध का उपयोग करना ही नहीं,
इन शोध की जानकारी के माध्यम से स्वयं से जो है तो प्रेरणा और कौशल विकसित करना, अपने आप भी शोध करने के लिए हमको प्रेरणा मिले, हम उससे उसके संबंधित कौशल विकसित करें, ये सब काम व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ही होते हैं। तो जो भी शोध से संबंधित मसला है वो शिक्षक के लिए और शोध बहुत अनिवार्य चीज है। तो ये जो शोध से संबंधित मामला, ये भी आप व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम के माध्यम से ही सीखते जानते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक और चीज है, इसी शोध में एक और इम्पॉर्टेंट मामला आता है, जो है हमारी जो तात्कालिक समस्याओं के लिए जो हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, एक्शन रिसर्च करते हैं। तो एक्शन रिसर्च संबंधी जो शिक्षक के कौशल हैं, उनका परिमार्जन, उनमें अभिवृद्धि भी व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ही हो पाती है। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जो है, बहुत सारे जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनके समय में वो चीज़ जो है उनके पाठ्यक्रम में थी ही नहीं, तो उन्होंने प्री सर्विस में उसको जाना ही नहीं, तो केवल इन सर्विस के माध्यम से ही उनको उसको सिखाया जा सकता है। तो और फिर क्रियात्मक अनुसंधान को उसमें जो मास्टरी हासिल करने का काम है, उसमें जो विशेषज्ञता हासिल करने का काम है, वो निश्चित बात है कि आप जो है इन व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों से ही कर सकते हैं, वरना आपको नहीं कर मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है इसमें हमारे व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों में, अभी कुछ समय से हम लोगों ने एक और संवेदना विकसित की है, एक और हमारे साथ चीज़ जुड़ी है, वो है भिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थी। यहाँ हमको ये भी समझने की जरूरत है, ये हम हमेशा से जानते हैं कि हर बच्चे की आवश्यकताएं दूसरे बच्चे से भिन्न होती हैं। तो सारे बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, हम जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की आवश्यकताएं दूसरों की तुलना में ज़्यादा भिन्न होती। तो जो ये भिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनके साथ अधिकतम संभव और सहज अनुकूलन कैसे हो, इस बारे में जो कौशल चाहिए, उन कौशलों का विकास केवल और केवल व्यक्तिगत विकास के कार्यक्रमों के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि ये भी हमारे जो वर्तमान के अध्यापक हैं, उनके पहले पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल नहीं थी, और इस क्षेत्र में चूंकि लगातार नवीन विकास हो रहा है, लगातार उसमें चीज़ें बदल रही हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम ही इकलौता चारा है। तो ये तो बात हो गई इनके कि क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है। अब जरा हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, किन कार्यक्रमों के, किन कामों की मदद से व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम होते हैं। तो मैं इसमें आपको कुछ थोड़े से बताने की कोशिश करता हूं। ये ध्यान रखिएगा, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बस यही है, पर फिर भी जो अधिकतम संभव हो मैंने उसको कोलेट करने की, इकट्ठा करने की कोशिश की है। पर आप इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, पर जो ये हैं ये आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ है वैयक्तिक पठन। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, वैयक्तिक पठन का मतलब अपनी खुद के पठन की, मतलब पढ़ने की आदत, टीचर की पढ़ने की आदत। वैयक्तिक पठन से वही, उसका हर टीचर जो है वो एक विद्यार्थी होता है, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा। तो विद्यार्थी है तो पढ़ेगा तो है ना, बिना पढ़े कैसे वो विद्यार्थी हो सकता है। तो जो पढ़ना है ये लगातार चलने वाला काम है। हर शिक्षक को हर समय पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, कई प्रकार से पढ़ती है। तो वो जो पढ़ने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में, व्यक्तिगत पठन के मामले में। पहला मामला ये महत्वपूर्ण है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए जानना कि उसे क्या पढ़ना है। तो अपने जरूरी, जो उसको जरूरी पढ़ना है, जैसे कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं कि भाई ये तो कंपलसरी है, इतना तो पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रख सकते, आप अपने आप को अद्यतन नहीं रख सकते। तो वो पढ़ना जरूरी। कुछ कैसी किताबें हो सकती हैं, और हमको पता है, जैसे मान लीजिए हम गणित में कोई एक किताब चला रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, हमें बाद में पता लगा कि नहीं, इससे बेहतर किताब फला प्रकाशन ने छाप दी है, तो हमको उसको अपने पास लेने की जरूरत है पहले खुद। और आप देखते होंगे हमारे साथ ऐसा होता भी है कि हम किताबें देखते हैं, नई नई किताबें देखते हैं, फिर उनमें जो बेहतर होती है उसको हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई आप इससे पढ़िए। अब इसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो वैयक्तिक अथवा सामूहिक अनुसंधान की बात होती है। आपका रीडिंग का एक मामला हो गया कि आप पढ़ते हैं, वो बहुत जरूरी काम है, वो एक व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर जो दूसरा अंग है व्यक्तिगत विकास का, जो दूसरा कार्यक्रम है जो हम करते हैं, वो है वैयक्तिक अथवा सामूहिक अनुसंधान। अनुसंधान मतलब शोध यानी रिसर्च। अब ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। कई सारे विद्यालयों के शिक्षक मिलकर के या अपने ही विद्यालय के अलग अलग, आजकल तो मल्टी डायमेंशनलिटी की बात होती है, तो आप अलग अलग विषयों के अध्यापक मिलकर के भी कोई शोध कर सकते हैं जो सामूहिक किस्म का। तो सामूहिक अनुसंधान ऐसा नहीं है कि केवल अलग अलग विद्यालयों के ही शिक्षक मिले, उसी विद्यालय के भिन्न भिन्न शिक्षक आपस में मिलकर के अनुसंधान कर सकते हैं। तो दो तरीके के रिसर्च, या तो इंडिविजुअल लेवल पर कर रहा हो टीचर, या अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक लेवल पर कर रहा हो। पर रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च में भी ध्यान रखिएगा, खास तौर से एक्शन रिसर्च।
एक्शन रिसर्च एक टीचर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम में से अधिकांश साथी हमारे जानते हैं। अगर आपको उसका अधिक होने तो क्रियात्मक अनुसंधान हमारी तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए, हमारी तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुसंधान हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगली जो चीज़ है वो है सहकर्मी और सहपाठी के साथ समूह चर्चा। अब ये जो सहकर्मी और सहपाठियों की समूह चर्चा की बात है, इसमें ये दो चीज़ें होंगी। एक सहकर्मी को मामला, सहकर्मी का मतलब आपके साथी शिक्षक, और सहपाठी मतलब जो विद्यार्थी। अब देखिए, सहपाठी समूह चर्चा आप करवाएंगे, मतलब आप अपने विद्यार्थियों को किसी विषय पर बोलने के लिए उनको विषय देंगे और उसके बाद उनके समूह चर्चा करवाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिए, जो सहपाठी समूह चर्चा करा रहे हैं ये आप कहते हैं कि विद्यार्थियों के लाभ के लिए, पर ऐसा नहीं है कि उससे आपको लाभ नहीं होता। जब आप सहपाठियों की, विद्यार्थियों की समूह चर्चा कराते हैं उससे आपको भी लाभ होता है। इसके अलावा जब आप अपने सहकर्मियों के साथ करते हैं तब आपका और बढ़िया होता है कि आप जो है अपने सहकर्मियों के साथ जब करते हैं तो सबके साथ अनुभव, जो मैंने आपसे पहले बात कर रहा था कि दूसरों के शस्त्रागार से जो चीज़ें आपके यहाँ नहीं है आप उसमें ले लेते हैं, तो यानी दूसरों के अनुभवों से जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप हासिल कर लेते हैं, तो आप अपने अनुभवों को और सुदृढ़ करते हैं। तो ये सहकर्मियों के साथ समूह चर्चा की बात है। अब अगली बात है विशेषज्ञ परामर्श लेना और देना। अब यहाँ भी ध्यान रखिए, विशेषज्ञ परामर्श लेने की जब बात करते हैं, लेना अलग मसला है और देना अलग मसला है, और दोनों एक शिक्षक के व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक परामर्श लेने की बात है तो ये शिक्षक हमारा जो है, जो भी हमारा शिक्षक साथी है, उसको कई बार कई चीज़ों में फंसना हो जाता है। कई ऐसी समस्याएं आती हैं जो हम अपने लेवल पर उनको हम समाधान उनका नहीं कर पाते। तो अगर हमको मालूम है कि कोई विशेषज्ञ है इस विषय का, तो उस विशेषज्ञ के पास जाकर के वो परामर्श लेने में हमारा कोई नुकसान नहीं है और वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। हमारे लिए वही उसी की राय दी जाती है कि हमको ऐसा कर लेना चाहिए। इसमें अपने आप को हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ छोटे हो जाएंगे। तो विशेषज्ञ के पास जाकर के ऐसी चुनौतियों के बारे में राय लेना, परामर्श लेना जो हम खुद नहीं कर सकते। दूसरा, देना। विद्यार्थी जो हैं उनको हमें परामर्श देना भी पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए हम ही विशेषज्ञ हैं, विद्यार्थियों को बहुत सारी जरूरत पड़ती है। तो अच्छा, ऐसा नहीं है जब आप विद्यार्थी की समस्या सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप विद्यार्थी को ही परामर्श दे रहे हैं, आपके अनुभव भी सुदृढ़ हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये एक समूह बैठक। अब ये समूह बैठक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है व्यक्तिगत विकास का। समूह बैठक भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि समूह बैठकें 2-3 प्रकार की होती हैं। इसमें एक होती है कि जैसे आप अपने विद्यालय में सारे शिक्षकों को एक साथ बैठ गए, तो जैसे आप एक कभी कभी स्टाफ मीटिंग जैसी करते हैं हम, तो वो एक समूह बैठक हो गई। प्रिंसिपल भी हैं, सारे टीचर्स भी हैं, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो एक दूसरे के अनुभवों से सीख रहे हैं। तो एक तो ये समूह बैठक होती है। दूसरा क्या कि पता लगा गणित के, पता लगा एक पूरे ब्लॉक के या पूरे जिले के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बैठ करके एक चर्चा की, तो वो एक अलग तरीके की समूह चर्चा हो गई। पर ये समूह चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो है समूह शिक्षण की प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए, टीम टीचिंग। ये टीम टीचिंग का कॉन्सेप्ट वैसे तो हम उसको एक टीचिंग मतलब शिक्षण की तकनीकी के तौर पर जानते हैं, सीखते हैं, पर मुझे लगता है कि ये हमारे व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण का जो संप्रत्यय है उसमें हमको पता है कि कोई अध्यापक होता है, जैसे गणित की अगर बात करें तो गणित का कोई अध्यापक होता है जो अलजेब्रा बहुत अच्छी पढ़ाता है, कोई दूसरा अध्यापक होता है जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी पढ़ाता है, त्रिकोणमिति बहुत बढ़िया पढ़ाता है, कोई तीसरा अध्यापक होता है जिसका अंकगणित पे गजब का कमांड होता है। तो ये जो समूह इस तरीके के टीच हैं, तो वो टीम टीचिंग में हम क्या करते हैं कि जो जिसका वो विशेषज्ञ है उससे वो चीज़ पढ़वा लेते हैं, तो उससे थोड़ा आराम हो जाती है। और उससे जो क्या है कि जब विशेषज्ञ जो जिस चीज़ का विशेषज्ञ वो पढ़ा रहा है, तो उसको पढ़ाते हुए देख करके जो लोग थोड़ा सा उसमें कमज़ोर हैं वो अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। तो समूह शिक्षण, टीम टीचिंग इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है नवीन अभ्यासों की खोज और उनका उपयोग। ये नवीन अभ्यासों की खोज और उपयोग भी टीचर के लिए बहुत जरूरी व्यक्तिगत विकास के लिए। अब ये नवीन अभ्यास से मतलब है कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि गणित की किताब में जो एक्सरसाइज में सवाल दिए हुए हैं बस उन्होंने वही सवाल जो है बच्चे को कह दिया कि भाई ये कर लो। पर कई सारे बच्चे क्या है कि उसके साथ में एक एडिशनल किताब चला लेंगे, तो भाई इस किताब से। पर मेरा कहना है कि आप बच्चे को भी सिखाइए और खुद भी सीखिए। किसी भी कॉन्सेप्ट में आप नए सवाल खुद बनाइए, नए अभ्यास खुद तैयार करिए और उनको बच्चे को भी सिखाइए कि वो भी नए अपने आप बना सके। जिस दिन आपका बच्चा नए सवाल खुद तैयार करना सीख जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जवाब तो अपने आप ही सीख जाएगा। तो ये जो नवीन अभ्यासों की खोज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित तरीके जिन पे हम चर्चा करना चाहेंगे, जिनमें एक है सेमिनार, एक है कॉन्फ्रेंस, एक है कार्यशाला।
अब पहली चीज जो इन तीनों के बारे में, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, ये तीन हैं। इन तीनों के बारे में एक जो चीज सबसे पहले बतानी जरूरी है कि ये पिछले कुछ समय ने, पिछले 2 सालों ने, कोविड पीरियड ने हमको सिखा दिया कि ये जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकती हैं। पहले हम केवल इनको ऑफलाइन ही किया करते थे, अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होने लग गई हैं। सेमिनार को हम वेबिनार के नाम से ऑनलाइन करने लग गए हैं, कॉन्फ्रेंस जो है वो भी ऑनलाइन होने लग गई है, कार्यशाला भी ऑनलाइन होने लग गई। अब जरा इनको तीनों शब्दों को समझ भी लीजिए कि हैं क्या। हमारे बहुत सारे साथी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते कई बार, और हमारे यहाँ एक प्रचलन सा चल गया है कि हम लोग कॉन्फ्रेंस की जगह सेमिनार शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इनका अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में आपके को बहुत सारे लोग आकर के किसी एक निश्चित बिंदु पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, किसी एक निश्चित विचार के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस होती है। सेमिनार थोड़ा फर्क होता है। सेमिनार में क्या होता है कि एक विशेषज्ञ होता है, वो विशेषज्ञ आकर के अपने विचार प्रकट करता है अपने विषय पर, तो जो उसका विशेषज्ञता का विषय है उस विषय पर वो विचार प्रकट करता है, तो वो सेमिनार होता है। और कॉन्फ्रेंस में तो आप देखेंगे कि हम लोग जब आजकल इस्तेमाल करते हैं, प्रचलन में क्या है कि हम सेमिनार को कॉन्फ्रेंस की जगह और कॉन्फ्रेंस को सेमिनार की जगह शब्द का प्रयोग अक्सर करने लगते हैं। तो ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। कार्यशाला इन दोनों से थोड़ा भिन्न है। कार्यशाला में हम किसी एक बिंदु को कार्य करते हैं, उस पर हम सामूहिक रूप से काम करते हैं, वर्क करते हैं, और कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, कोई काम तैयार करते हैं। उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब उसको आपको यूँ कह लीजिए कि उस पर काम करते हुए हम उसको कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो वो कार्यशाला होती है। जैसे कि पता लगा कि हमको मान लीजिए कोई टूल तैयार करना है, या मान लीजिए गणित में हमको कोई किसी विषय वस्तु तैयार करनी है, तो उस विषय वस्तु को तैयार करने के लिए उससे संबंधित विशेषज्ञ इकट्ठा होकर के उस विषय वस्तु को तैयार करने का अलग अलग टुकड़े बांट दिए जाएंगे, छोटे छोटे, तो वो हो। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षक विकास कार्यक्रम, जिनको हम FDP कहते हैं, इधर बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके के होते हैं, बहुत प्रचलन में है। वृत्तिक संस्थान है, उनकी सदस्यता, जैसे गणित शिक्षकों का एक ऑल इंडिया लेवल का एक संघ है, उसके तो भिन्न भिन्न वृत्तिक संस्थानों की सदस्यता लेने का, कोई साइंस कांग्रेस का मेंबर है, कोई सोशल साइंस कांग्रेस का मेंबर है, तो ये जो इस तरीके के वृत्तिक संस्थान की सदस्यता के माध्यम से भी वृत्तिक विकास होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है नवीन पुस्तकों और जर्नल्स का पठन और संग्रह। जो व्यक्तिगत पठन की बात कर रहे थे, उसी से जुड़ी हुई बात है कि जो नई पुस्तकें आपके एरिया में छप रही हैं, जो नए जर्नल्स आ रहे हैं, उनका आप जितना पठन कर सकें, इनका संग्रह करना भी इंपॉर्टेंट है, इनको इकट्ठा रखना भी इंपॉर्टेंट है, कई बार जरूरत पड़ती है। नए जो पाठ्यक्रम आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कई सारे ऐसे पाठ्यक्रम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्स चलते हैं, जिनमें आप प्रवेश ले सकते हैं और उनके माध्यम से आप अपना वृत्तिक विकास कर सकते हैं। अंतिम जो चीज़ जो है, जो आजकल बहुत पॉपुलर, जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जिसका सदुपयोग की जगह लोग दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, वो है सोशल मीडिया समूहों की सदस्यता। आप देखिए कि एक पर्टिकुलर एरिया के या ऑल इंडिया लेवल के कुछ मैथ्स के टीचर्स अगर अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, और लेकिन ये तय कर लें कि उसमें गुड मॉर्निंग जैसे मैसेज नहीं भेजेंगे, बशर्ते उसमें क्या उसका उपयोग करेंगे कि भाई कोई समस्या आई तो उसको उसमें डाला, कोई जो टीचर जानकार है उसने उसमें उसका सोल्यूशन दे दिया। इस तरीके के व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना, या फेसबुक के पेज बनाना, या इंस्टाग्राम पे अपना इस तरीके के कोई चीज तैयार करना, अगर इस तरीके का उपयोग हम इसका धनात्मक उपयोग करते हैं, क्योंकि हम नकारात्मक उपयोग ज्यादा कर रहे हैं आजकल, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आप मेरे साथ सहमत हो सकते हैं, पर सोशल मीडिया समूहों का हम अपने शिक्षण को परिमार्जित करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो उपयोग कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त उसमें स्कोप है, बहुत जबरदस्त उसकी संभावनाएं हैं, पर उन संभावनाओं का दोहन तो हम ही को करना है, और कितना करेंगे वो हमारी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अंत में सार संक्षेप में मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वृत्तिक विकास का अर्थ सीखा, उसके उद्देश्य सीखे, उनके लाभ सीखे। इसके अलावा वृत्तिक विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम संभव हो सकते हैं, उस बारे में हमने थोड़ी संक्षेप में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नमस्कार।